भूमिका इसी की होगी। और अच्छी बात है कि आपका फर्स्ट सब्जेक्ट ही मिल गया बिहार स्पेशल, कि थोक में बल्क में क्वेश्चन आते हैं इससे। वैसे लोग किसी भी हाल में नहीं बख्शे जाएंगे जो लेट पहुंच रहे हैं। क्या करें उन लोगों के लिए हम? है? एक दिन वार करे क्या, डंडा वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाए। जो लोग लेट आते हैं वो खड़ा हो जाइए, बेंच पर खड़ा होइए। वैसे लोगों से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिना बेंच पर खड़ा हुए नहीं पूछेंगे। खड़ा होइए, बेंच पर खड़ा होइए। अब प्रिया जी वीडियो बनाइए, इनका क्वेश्चन नहीं आता है तो इनके घर भेजिए, सबका वीडियो बनेगा। वीडियो बनाइए, लाइए मोबाइल कोचिंग वाला, तो सबसे क्वेश्चन पूछते हैं उसका वीडियो बनाइए, उसके घर भेज दीजिए वीडियो को। ये आदमी क्वेश्चन नहीं बता पा रहा है, आज छोड़ दें। और इधर कौन लेटा है? तुम लेटा ही है। 1 मिनट भी बहुत होता है ना मेरे भाई। लेट आएंगे, खड़ा करके क्वेश्चन बनवाएंगे और वो वीडियो आपके घर भिजवा देंगे। इससे बड़ा सजा हमको नहीं लगता है कि कुछ होगा। और अभी के समय में जिस स्टेज को आप अभी सामना कर रहे हो, इसमें जो आपके घर वाले आपको सजा देंगे, शायद वो सजा कोई नहीं दे सकता है। बहुत लोगों के घर तो अभिभावक का, कैसे बोले, चप्पल जूता पुराना हो रहा होता है, रिजल्ट का इंतजार कर रहा होगा, है कि नहीं है? वो अवसर नहीं देना है, सब कुछ झोंक देना है। और सही भी है, अभिभावक हकदार भी हैं आपको कोई भी सजा देने के लिए, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि आपको जो अवसर उन्होंने उपलब्ध कराया, इससे आर्थिक एज में आपको पटना में रख के पढ़ा रहे हैं, आप राजधानी आ गए गांव से निकल के, और यहां आकर के भी अगर खाली हाथ लौट रहे हो, इससे दुखद बात कुछ जीवन में बना ही नहीं है, सबसे दुखद बात है। तो ऑब्सेंट और लेट दोनों बकस दीजिए, ऐसा मत करिए। कल हमने सॉइल पढ़ा था ना, बिहार में मृदा की बातें हुई थी, और मृदा पढ़ने के क्रम में हमने नॉर्थ बिहार का मृदा पढ़ा था, उत्तर बिहार का। नॉर्थ बिहार के मृदा को देखा था, उत्तर बिहार के मिट्टी को हमने देखा था, उत्तर बिहार के मृदा को हमने देखा था, उत्तर बिहार के मृदा को हमने देखा था। उत्तर बिहार में जितनी मृदाएं हैं, उसमें पर्वतीय मृदा, बांगर, खादर और बल सुंदरी, बल सुंदरी, इतना मृदा को आपने पढ़ा होगा। देखो क्वेश्चन जब भी पूछते हैं ना, तो किसी रीजनल से पूछते हैं, डायरेक्ट किसी बड़े मृदा से नहीं पूछते हैं। जैसे बलसुंदरी वगैरह नाम उठा लेंगे, अब वो क्या होगा कि बहुत रीजनली सॉइल है, उसको पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा कि बलसुंदरी किधर है, उसकी विशेषता क्या है, उसका रंग क्या है, उसमें मात्रा किसका ज्यादा होता है। इस टाइप के मृदा पूछे जाते हैं। आज बात करनी थी हमें, अच्छा कल हमने बलसुंदरी तक बात किया था, शायद खादर पर बात करना है। नवीन जलोढ़ भी हमने उत्तर बिहार का नहीं किया था, ये देखिए आप, मैंने हमको जो चीजें ठीक ठीक याद रहती है कि हमने कल 3 मृदा को पढ़ा था, एक पर्वतीय मृदा पढ़ा था, भांगर पढ़ा था, बलसुंदरी पढ़ा था, एक बचा हुआ है हाँ तराई पढ़ा था, और एक बचा हुआ है हम लोगों का हाँ नवीन जलोढ़ या खादर मृदा, नवीन जलोढ़ या खादर मृदा, ठीक है। आप लोगों में कौन आदमी ड्रीम 11 का एक्सपर्ट है कि नहीं? कौन है? कौन मुकेश है? कब से छोड़ा है? मैंने पिछले बार कितना दिन हो गया लगाए हुए? बट तब तुमको आइडिया नहीं है, है? हाँ अब तो लड़कियां भी लगा रही है ना। हाँ बहुत अच्छी बातें हैं एक्चुअली, अभी लगाते हैं। हाँ एकदम, एकदम ठीक है। किसी को लगाने के मन में भावनाएं आए तो कहना, हाँ मेरे लिए भी 10 टीम बना देना। हमने एक दिन सोचा है, हाँ बना देंगे। हाँ हमने एक दिन सोचा कि देखो ड्रीम 11 पूरा हिंदुस्तान खेल रहा है, और हाँ पूरा खेलना चाहिए, और हमको इस सब का आइडिया नहीं है कि कौन टीम में कौन प्लेयर खेलता है।
हाँ, फाइनेंस तो हम अपने मोबाइल में एक दिन फंस गए हैं, उसमें 2,000 रुपया डाल दिए ड्रीम 11 में, और एक दिन 30-40 गो टीम बना। अब उसके बाद मेरा वो केवाईसी है नहीं, उसमें से पैसा अब निकलेगा नहीं। पैन कार्ड मेरे घर छूटल है, तो हम सोचे कि इस पैसा को अब नहीं निकालेंगे, इस पैसा को इसी में लड़का सबसे लगवा देंगे, किसी किसी से कि लगाओ, बहुत हो गया। हाँ, चलो, तो रोज अजय जी भी 5 गो टीम बनाते हैं, अब ब्रिजेश जी भी मेरे लिए ठीक है। हाँ? हाँ, सबसे नजदीक मेरा वाला गया था एक दिन, 1100 में थे हम, 1100 में। उस दिन कुछ शायद आया भी था, थोड़ी हटाइए। हाँ, देखिए कितना अच्छा बात है इसका, उसी में लाइव गंवा देगा हमको। देखो, हमने अपना 2,000 लगा दिया, लेकिन आज तक एक भी टीम नहीं बनाए। आपको बहुत कुछ बताना चाहते थे कि हमने 2,000 अपना लगा दिया, लेकिन आज तक एक भी टीम नहीं बनाए। 8 दिन से ये प्रोसेस चल रहा है, और आज तक हम खुद से नहीं देखे हैं कि इसमें कौन जीता है या कौन हारा है। वही लोग मेरा मोबाइल लेकर के देखता है कि सर कौन हार गया, कौन का पैसा डूब गया। इसका मतलब क्या है सर, कि समय आपका बहुत मायने रखता है, पैसा बहुत मायने नहीं है। 59 रुपया आप जो लॉस करते हो एक मैच में, वो कोई मानक नहीं है। मानक है क्या, वो आपका 4 घंटे का समय, उसको हर मिनट में कूदते रहता है, चल रहा है। अरे क्या चल रहा है, लोल कहीं का सब। चलिए छोड़िए, हाँ लिख लेना है, मेजर हेडिंग लगा लो। नवीन मृदा, नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ या इसी को बोलते हैं खादर। नवीन जलोढ़ या इसी को बोलते हैं खादर। नवीन जलोढ़ बोलते हैं या इसी को खादर बोलते हैं। नवीन जलोढ़ या इसी को खादर बोलते हैं। फटाफट आज एकदम तेज पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक करना है आज के क्लास में, बहुत टॉपिक करने का मन है। थोड़ा तेज पढ़ लो, नवीन जलोढ़ या खादर। अब देखो, जितनी भी उत्तर बिहार की नदियां हैं ना, जैसे महानंदा, कोसी, बूढ़ी गंडक, गंडक, घघरा, इन नदियों के जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के मृदा को ही खादर मृदा कहा जाता है। अब दिक्कत है, दियर के मिट्टी तो बालू हो जाएगा, जो चिक्का हो, उसमें महीन दोमट टाइप के हो, वो बना हुआ क्षेत्र हो, वैसा क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आ जाता हो, वह खादर क्षेत्र है। इतना याद रहेगा कि नहीं आएगा, कि वैसा क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आ जाता हो, खादर क्षेत्र कहलाता है। अब खादर क्षेत्र उपजाऊ होगा कि अनुपजाऊ होगा? हाँ, हाईली फर्टिलाइज होगा। केवल उपजाऊ ही नहीं, हाईली फर्टिलाइज होगा, उच्च उपजाऊ होगा। और उसमें खेती करेंगे किसका? केवल रबी का खेती करेगा रे? हाँ सर, उसमें धान की खेती जबरदस्त होती है। आज भी देखो, धान का जितना खेती हो रहा है, इस सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में हो रहा है? खादर क्षेत्रों में तो ही तो हो रहा है। इसमें जूट की भी खेती होती है, और मक्का का भी खेती, लगभग चीजों का। बिहार में अप्रोक्स 34 कितने फसल का खेती होता है? 34 फसल का खेती होता है। हमारे यहाँ जो ग्रेन डाइवर्सिटी है, ये बहुत लो है। इतना नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मात्र हमारा अस्तित्व 34 फसलों पर डिपेंड है, और इस 34 में से ही 2-3 गो फसल ज्यादा काम के हैं। धान, गेहूं, दलहन, मक्का। मक्का तो मवेशी को खिलाने के लिए कर रहा है। 2-3 फसल पर यदि समस्या आ जाए, तो हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, इस मृदा में किसकी प्रचुरता होती है और किसका कमी होता है? हाँ, इस मृदा में किसकी प्रचुरता होती है? तो कह दीजिएगा कि सर इस मृदा में नाइट्रोजन का, पोटास का कमी होता है। 2 शब्द लिख करके आगे बढ़ जाओ। नवीन जलोढ़ मृदा, कल हमने डायग्राम भी बनाया था। ईरान क्यों लिख रहा है सर? ईरान, ईरान क्या पिंटू जी बताइए, ईरान मीन्स क्या? बच गया है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। बच गए हैं तो अच्छी बात है।
मर गए होते तो सहानुभूति दे देते, उससे ज्यादा क्या कर सकते, हाँ श्रद्धांजलि दे देते, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। लिखो, नवीन जलोढ़ या खादर मृदा, गंडक कोसी महानंदा, गंडक कोसी महानंदा, जी हाँ, गंडक कोसी महानंदा आदि नदियों के द्वारा, आदि नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष, आदि नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात, बाढ़ के बाद शेष बचे मृदा को, शेष बचे मृदा या अवसाद को, मृदा स्लैश अवसाद, सेडिमेंट, शेष बचे मृदा, इंग्लिश मीडियम है क्या, हाँ हिंदी है तो लिखिए, शेष बचे मृदा यानी सेडिमेंट को खादर मृदा कहते हैं, खादर मृदा कहते हैं। इसका रंग गहरा भूरा और काला होता है, इसका रंग गहरा भूरा, गहरा भूरा और काला होता है, गहरा भूरा और इसी का रंग काला होता है। एक पॉइंट नीचे लिखना, चीका की अधिकता के कारण, चीका यानी क्ले, क्ले, चीका की अधिकता के कारण, चीका की अधिकता के कारण, चीका की अधिकता के कारण नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। एग्जाम का सेंटेंस यही बनेगा, नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। उपजाऊ मृदा है, उपजाऊ मृदा है, चीका क्या होता है, ये तो बड़ा बड़ा लोल बेटा जी। सुनो, मृदा में देखोगे कि सबसे मोटा क्या, बालू, बालू के बाद दोमट टाइप का मृदा मिलेगा, इसके बाद चिका मिलेगा, चिका के बाद मृतिका मिलता है, मृतिका मिलता है। क्वेश्चन में पूछा भी है कि सबसे छोटा व्यास डायमीटर किसका होता है, फिर चिका में फंस गए। मृतिका का सबसे छोटा डायमीटर किसका होता है, मृतिका का 0.02 ये डायमीटर होता है मृतिका का। घर में पूजा वूजा होता था तो आप कभी देखे हो, उसमें एक चीज आता है इस टाइप का खरीद करके, सप्त मृतिका, उस पर लिखा होगा सप्त मृतिका, देखा है कभी, हाँ। तो उस सप्त मृतिका का क्या मतलब है, वो 7 पावन स्थानों की मिट्टी है, 7 पवित्र स्थानों की मिट्टी है, सप्त मृतिका कहा जाता है उसे। ठीक है, बच्चा समझता है कि सप्त मृतिका में लगता है 7 आदमी के, मरा हुआ आदमी का अवशेष है, वो सप्त मृतिका है। हाँ, बिना पढ़ा लिखा आदमी को ऐसे ही सोचता है। ठीक है, अब बताओ वैसी चीजों को पूजा पाठ में लगाएंगे जी, नहीं। ये 7 पावन स्थानों की मिट्टी है मृतिका, तो ये भी याद रखना कि ये चीजें बनते रहती हैं। क्ले, क्ले तो उसको कहते हैं और इसको मृतिका ही कहा जाता है, क्ले मृतिका इसको कहा जाता है। हाँ हाँ, आगे लिखना, दक्षिण बिहार की मिट्टियां, मेजर हेडिंग लगा लो, दक्षिण बिहार की मिट्टियां। ऑनलाइन वाले एरर है क्या अभी भी, क्यों एरर हो जाता है मेरे दोस्त। दक्षिण बिहार की मिट्टियां, कगारी, टाल, करेल और बलथर। फटाफट लिखना है कि दक्षिण बिहार की मिट्टियां, जो आज से हैं उनको हो सकता है कि ये चैप्टर बहुत समझ में ना आए, क्योंकि हमने कल डायग्राम वगैरह बना के कल इसको पढ़ाया है। दक्षिण बिहार की मिट्टियां, दक्षिण बिहार की मिट्टियों पर आपसे बातें करेंगे। और इस मिट्टियों में कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, इसे 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। कितना प्रकार में हमने विभाजित किया है, 4 प्रकार में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं, तो सर इसी में कगारी मृदा है, बोर्ड पर ही है, कगारी मृदा है। कौन मृदा है, जी हाँ, कगारी मृदा बना हुआ है। कगारी समझते हो, अरे बोर्ड पर ही है, क्या आप पीछे घूम रहे हो। कगारी मृदा है, टाल मृदा है, कगारी के बाद जी हाँ टाल मृदा है,
जैसे टाल से आगे बढ़ेंगे, टाल मृदा के बाद आगे बढ़ना, तो करैल मृदा मिलेगा, और करैल मृदा के बाद बलथर मिलेगा, करैल के बाद बलथर मिलेगा, करैल के बाद बलथर मृदा मिलेगा। कगारी, टाल, करैल और बलथर, कगारी, टाल, करैल और बलथर। हाँ, टाल और बलथर, बलथर का बलथर ही होता है, करेल का करेल ही होता है। ठीक है, फटाफट लिखते चलेंगे। दक्षिण दक्षिण बिहार में कौन कौन सी मृदा है? तो कगारी है, टाल है, करेल है और बलथर है। 4 प्रकार की मृदा की चर्चा की गई है। दक्षिण बिहार में 4 प्रकार की मृदा की बातें की गई है। चलिए, नंबर 1, कगारी मृदा। इस कगारी मृदा का विस्तार कहाँ है? कगारी मृदा का विस्तार कहाँ है मेरे भाई? तो सर, कगारी मृदा का विस्तार है कि गंगा का जो दक्षिणी तट है, सोन है, फाल्गु है, क्यूल है, इन नदियों के जो किनारे की मृदा है, इसी किनारे की मृदा को क्यूल जो है कगारी मृदा कहा जाता है। हम बिहारी आदमी ठेठ खूब समझते हैं, ये सब ठेठ बात में समझ लेना है, रटना नहीं है कि कगार मने कहाँ होगा, किनारा पर होगा। दक्षिण बिहार में है तो दक्षिण बिहार का नदी कौन है सर? तो सोन है, फाल्गु है, पुनपुन है, क्यूल है, ये नदी है ना, तो इसी के होगा। अब यहां पर किस प्रकार की संरचना बन रहा होगा? ये मृदा उपजाऊ होगा कि अनुपजाऊ होगा? फटाफट बताओ। हाँ सुनो, एक चीज है इस मृदा में कि चूना पत्थर का मात्रा इसमें थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, चूना ज्यादा मिल जाता है, चूना प्रधान मृदा है ये मृदा, चूना प्रधान मृदा है, और इसलिए इसकी उपजाऊता या फर्टिलाइजेशन बहुत हाईली नहीं हो पाता है, नॉर्मल है। यहाँ पर जौ वगैरह का खेती करते हैं, सरसों का खेती करते हैं, साग सब्जी मक्का का खेती कर लेते हैं। और यहीं क्षेत्रों में जाकर के देखो कि नदी के किनारे का जो क्षेत्र है वहां पर खेती किसकी होती है, तो जिसका हमने नाम रखा कि जौ की खेती करते हैं, सरसों की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं। कभी नदी वगैरह का किनारा आपने देखा है? हाँ, तो वही तो है, खगारी क्षेत्रों में इन्हीं की तो खेती हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? बस आपका दिमाग पुश कर देना है हमको, ज्यादा इसमें रटना ही नहीं है, ज्यादा पढ़ाएंगे तो फिर तुम लोग गड़बड़ कर जाएगा। हाँ लिखो एक लाइन में, कगारी मृदा। इसका निर्माण, इसका निर्माण गंगा के दक्षिणी तट, इसका निर्माण गंगा के दक्षिणी तट, सोन, सोन, फाल्गु, सोन, फाल्गु और क्यूल नदियों के किनारे, क्यूल नदी के किनारे हुआ है। सोन, फाल्गु और क्यूल नदी के किनारे हुआ है, क्यूल नदी के किनारे हुआ है। प्राकृतिक तटबंध पर, प्राकृतिक तटबंध पर, नदियों के प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध समझते हो ना? हाँ सुनो, ये नदियां हैं जो इसका अपवाह है, जो इसका अपवाह है, इसके दोनों तरफ के जो किनारे हैं यही इसके प्राकृतिक प्राकृतिक तटबंध है। ठीक है, तो प्राकृतिक तटबंध पर एक संकरी पट्टी के रूप में लिख लेना है कि प्राकृतिक तटबंधों पर एक संकरी पट्टी के रूप में, संकरी पट्टी के रूप में, संकरी पट्टी के रूप में, संकरी पट्टी समझते हो ना? हाँ हाँ, पतला पतला पट्टी के रूप में, संकरी पट्टी के रूप में, कांप मृदा के रूप में इसका विकास हुआ है, कांप मृदा के रूप में इसका विकास हुआ है। जी हाँ, कांप मृदा के रूप में, मृदा के रूप में विकास हुआ है इसका, कांप मृदा के रूप में विकास हुआ है, कांप मृदा के रूप में इसका विकास हुआ है। खेती इसमें क्या विशेषता है भाई? तो एक तो हमने बात किया कि इसके 2 चीजें हैं कगारी मृदा में, क्या कह देना कि एक चूना प्रधान मृदा है, चूना प्रधान मृदा है,
और दूसरा कि ये जो है ये भी हरा का भूरा रंग का होता है, ये भी भूरा रंग का होता है, ब्राउन कलर का मृदा यहाँ भी मिलेगा आपको। ठीक है, लिखिए जौ, सरसों, साग सब्जी, मक्का की खेती होती है। जौ, सरसों, जौ, सरसों, साग सब्जी, मक्का का खेती होता है। मक्का का खेती होता है। जौ, सरसों, साग सब्जी, मक्का का खेती होता है। जौ, सरसों, साग सब्जी और मक्का का खेती होता है, और मक्का का खेती होता है। ठीक है, नहीं है। दूसरी बात लिखोगे टाल मृदा, टाल सॉइल, टाल मृदा, टाल मृदा। टाल मृदा, हाँ? काप, काप सॉइल जलोढ़ टाइप का होता है मेरे भाई। जलोढ़ मृदा को ही काप मृदा भी कहते हैं। अब ये जलोढ़ कैसा होगा, तो मोटा हो जाएगा थोड़ा सा इसके कण। आप जाइएगा ना तो आपको मोटा मोटा इसके पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, हाँ। आगे लिखो टाल मृदा, टाल मृदा का विस्तार, टाल मृदा का विस्तार। तो अगर गंगा को हम ले लें, मानक गंगा को बनाए, तो गंगा के सबसे किनारे में कौन सी मृदा है, यहाँ कागारी मृदा है। सबसे किनारे में कागारी मृदा है। और जैसे कागारी मृदा को क्रॉस करोगे क्या मिलेगा, टाल मृदा मिलेगा। इसको क्रॉस करिएगा तो कौन सा, टाल मृदा मिलेगा। क्रॉस करोगे तो टाल मृदा। टाल वह क्षेत्र होता है जो पूरे वर्ष में लगभग 6 महीने तक जलमग्न हो, पानी से ढका हुआ हो, और 6 महीने के बाद जब वहां से जल उतर जाता हो तो खेती खूब खूब की जाती है, रबी की खेती की जाती है। ये दलहन का नैहर कहा जाता है। सबसे ज्यादा दलहन इन्हीं क्षेत्रों में होता है। दलहन की सबसे ज्यादा खेती टाल मृदा में ही होता है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सीधे इधर जैसे गंगा प्रवेश करे वहां से पकड़ लेना और आगे यहां तक आ जाना। जी हाँ, लिखो एक लाइन में लिखो, भागलपुर तक, बक्सर से भागलपुर तक। लिखिए टाल मृदा, इसका विस्तार कागारी मृदा के दक्षिण में है। इसका विस्तार कहाँ है, तो कागारी मृदा के दक्षिण में है। इसका विस्तार कागारी मृदा के दक्षिण में है, जो जो कहां से कहां तक फैला है, जो बक्सर से भागलपुर तक फैला है। जो बक्सर से भागलपुर तक फैला है, बक्सर से भागलपुर तक फैला है। कितना किलोमीटर चौड़ी पट्टी से मानी गई है, नहीं 10 किलोमीटर अप्रोक्स, औसतन 10 किलोमीटर माना गया है। ठीक है, औसतन 10 किलोमीटर। टाल मृदा कितना, औसतन 10 किलोमीटर लिख लीजिए। इसकी चौड़ाई औसतन 10 किलोमीटर है। अब कहीं क्या होगा कि कहीं 2 किलोमीटर भी हो सकता है और कहीं 20 किलोमीटर भी हो सकता है। को जी 11, बहुत 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 विविधताएं हैं मेरे भाई। कुछ किताबों में 8 भी आपको मिल जाएगा, और इन सब किताबों को पढ़ के ही आपको पढ़ाने आते हैं, ऐसा नहीं समझिएगा। ठीक है, हाँ, अगर मास्टर हैं तो सब किताबों को पढ़ के पढ़ाते हैं। मैं जब भी पढ़ाना होता है तो चीज़ों में 2 चीज़ों को निश्चित रूप से मैं देखता हूँ कि जो टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें कोई करंट का अपडेशन है क्या। अगर कुछ है तो निश्चित रूप से जिस बैच में पढ़ाता हूँ उसमें मैं उसको जोड़ देता हूँ। दूसरा कि बिना 2-4 किताब के डाटा को देखे मैं कोई डाटा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरा एक डाटा किसी के जीवन के लिए खतरा कर जाए। इस बात का हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि आप सबसे सही किसको मानोगे, हम ही को मानोगे ना, कि सबसे सही तो हम ही है। और इसलिए इस डाटा को बहुत वेरीफाई करके पढ़ते हैं। हमने भी 4-5 बिहार स्पेशल के किताबों को खंगाला, उसके बाद हमने इसको तैयार किया कि हाँ भाई किन किन चीज़ों में बेहतर है। और सबसे ज़्यादा किसी किताब में डाइवर्सिटी है तो बिहार स्पेशल की किताब से। आप 4-5 किताब खरीद लीजिए, चारों 5 में डाटा बड़ी अलग अलग है। पता नहीं वो सब क्या लिखे हैं ये सब,
और कहाँ से लिखे हैं ये सब। मन तो करता है कि पांचों लेकर के कोर्ट पहुंच जाए कि सर आप ही कुछ जज पे जजमेंट दीजिए कि क्या हो रहा है इस पर, लेकिन क्या करोगे। चलो ठीक है, टाल मृदा। एक लाइन और लिखना है इसी में मेरे भाई। पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, ये एग्जाम का लाइन बनेगा। पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। पूरब से पश्चिम कम होते जाती है। हाँ हाँ, पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई कम होते जाती है। पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई कम होते जाती है। पूरब से पश्चिम चौड़ाई कम होते जाता है। लिखो, यह उर्वर भूमि होता है, एकदम फर्टिलाइज फर्टिलाइज सॉइल है, उर्वर भूमि होता है। यह उर्वर भूमि होता है, फर्टिलाइज सॉइल है। यह उर्वर भूमि होता है, फर्टिलाइज सॉइल है। लेकिन यह उर्वर भूमि होता है, फर्टिलाइज सॉइल है, लेकिन 6 माह तक जलमग्न रहता है। 6 माह तक जलमग्न रहता है। 6 माह तक जलमग्न रहता है। इसलिए इसलिए सिर्फ रबी फसल की खेती हो पाती है। सिर्फ रबी फसल की खेती हो पाती है, जिसमें दलहन प्रमुख है। सबसे प्रमुख क्या है? दलहन है, जिसमें दलहन प्रमुख है। सिर्फ रबी फसल की खेती हो पाती है जिसमें दलहन प्रमुख फसल है। ये भी ठीक है। अब जैसे ही टाल पार करोगे ना, इस टाल के बाद करेल मृदा का विकास हुआ है। हाँ, इसी पर है, ये करेल मृदा है। यहाँ करेल मृदा है। रीजनल स्तर पर क्या बोलते हैं? करेल मृदा या करेल सॉइल कहा जाता है। इसी को केवाल मृदा भी कहा जाता है। लेकिन करेल और केवाल में थोड़ा अंतर है। ये अंतर को समझा दे क्या? निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए सबको। करेल और जो है, इसमें केवाल मृदा है। करेल और केवाल मृदा है। करेल और केवाल मृदा है। करेल और केवाल में मूल अंतर क्या है? प्रकृति का अंतर है कि ये करेल मृदा जो है ये क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। जबकि केवाल मृदा अम्लीय प्रकृति का होगा। केवाल मृदा कैसा होगा? अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। करेल क्षारीय होगा और केवाल अम्लीय होगा। दिक्कत है कोई? अगर मृदा में क्षारीयता की मात्रा ज्यादा हो तो करेल होगा, और अम्लीय ज्यादा हो तो केवाल होगा। दिक्कत है किसी बंधु को? चलो एक लाइन लिखो। इसका विस्तार ताल के दक्षिण में, ताल के दक्षिण में दक्षिण में हुआ है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है या जो बांगर मृदा ही है, जो बांगर मृदा ही है। कौन सी मृदा है? बांगर मृदा ही है। यहाँ जो बांगर मृदा है या बांगर मृदा के रूप में इसे जाना जाता है, बांगर मृदा है। यदि, चाहे ऐसे लिखो, जहां क्षारीयता की मात्रा अधिक हो उसे करेल, क्षारीयता की मात्रा ज्यादा हो उसे करेल, करेल, और अम्लीयता की मात्रा ज्यादा हो, अम्लीयता की मात्रा ज्यादा हो उसे केवाल मृदा कहा जाता है। उसे केवाल मृदा कहा जाता है। धान, गेहूं, अरहर, बाजरा सबकी खेती करते हैं इसमें। धान, गेहूं, अरहर, बाजरा
धान, गेहूं, अरहर, बाजरा की खेती इसमें अच्छे से करते हैं। धान, गेहूं, अरहर, बाजरा। धान, गेहूं, अरहर, बाजरा की खेती इसमें लार्ज लेवल पर की जाती है। आगे लिखना बलथर मृदा। बलथर मृदा। बलथर मृदा। बलथर मृदा या बलथर सॉइल। ठीक है, बलथर मृदा या बलथर सॉइल। अब ये बलथर मृदा कहते किसको हैं? हाँ देखिए, ये कहाँ गया, इधर था ना। ये जो मृदा है, जैसे गंगा के मैदान का सबसे दक्षिणी हिस्सा और छोटा नागपुर का उत्तरी हिस्सा, ऐसे इसको फिजिकली डिवाइड करिएगा। ऊपर से हम लोग क्रम में लगाते आ रहे हैं। अब ये क्रम आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कौन सा है? पहले यहाँ कगारी है, दूसरा टाल है, तीसरा हमने करेल पढ़ा, और चौथा कौन सा है? बलथर मृदा। चौथा है बलथर मृदा, फोर्थ नंबर पर है बलथर मृदा। अंग्रेजी में भी बलथर सॉइल ही कहते हैं। बलथर सॉइल या बलथर मृदा ही कहा जाता है। बलथर सॉइल या बलथर मृदा ही कहा जाता है। ठीक है, एक शब्द में लिखो। इधर कहाँ मेरे भाई? करेल यहाँ है ना, ये है ना करेल, यहाँ है ना टाल, ये है ना कगारी, और ये है आपका बलथर। मिश्रा जी, मिश्रा जी है ना आप? मिश्रा जी ना है? हाँ, काहे गड़बड़ करते हैं आप? दिमाग आपका कहाँ रहता है, सही बताइएगा। अब क्लास के बाद हमसे मिलिए, आज ही मिलिए। आपको भी बहुत जरूरी है कि कुछ दवा बताया जाए, नहीं तो अब एग्जाम सामने है। शंख पुष्पी 2-4 फाइल पीजिए। हाँ, हंसने की बात नहीं है, ये पंडित जी है कर दिया रे, हंसने की बात है, रियल बात बता रहे हैं, दवाई बता रहे हैं। हाँ, शंख पुष्पी 2-4 फाइल पी लीजिए। क्या हो जाएगा? ये मजबूत हो जाएगा। नहीं, रामदेव बाबा का नहीं, डाबर का आता है वो। रामदेव बाबा का दवा का हम प्रमोशन नहीं करते हैं। हाँ, अगर दांत अगर एक 2-4-5 साल धो लिया तो उखड़वाना ही पड़ेगा। हमको भी 2 गो उखड़वाना पड़ गया। हाँ, और मेन कारण हमने रीजन में वही देखा कि कहीं ना कहीं हम उससे भी इंस्पायर्ड थे, बहुत दिनों तक उसका उपयोग किए। आप कभी भी एक एक पेस्ट को बहुत दिनों तक मत लेके जाओ। ठीक है, कभी भी एक साबुन को हमेशा नहीं लगाते रहो, थोड़ा बदल दो उसको भाई। हाँ हाँ, लेकिन एक इंसान के साथ जीवन भर रहना, अब ऐसा नहीं है कि उसको वहां भी कर देना। ठीक है, हाँ, उसको मत बदल देना, ये वस्तुएं हैं। हाँ, एक पेस्ट को आप हमेशा धोते हो ना, तो वो खास करके जो है उसमें एक ही टाइप की चीजें ओरिजिनेट होकर के वो बना दिए, और धीरे 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 वो चीजें खराब कर जाती है। ठीक है, समझ रही है? हाँ, तो एक बार जाओ तो डाबर खरीद के लाओ, दूसरी बार जाओ तो पेप्सोडेंट लेके आओ, तीसरी बार जाओ तो कुछ और लेके आओ, तब ना सबका मिलता रहेगा जी। साबुन एक बार लक्स से नहाओ, एक बार डब से नहाओ, है कि नहीं है? एकदम मस्त रहो, एकदम मस्त रहना है। हो सके तो साबुन बिल्कुल मत लगाओ, ये संभव है कि नहीं? है? मुश्किल है, क्या हो जाता है? अब ये थोड़ा पर्सनालिटी। कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, ये झुर्रियां पड़ जाएगी, और इसलिए लगाना अगर छोड़ भी देगा तो बहुत दिनों तक आप फिट रहोगे, ये मानक है। कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है मेरे भाई, क्योंकि हमको भी युवा रहना है कि नहीं? कहना ये चीज है सर। आपके बच्चों को भी इसी टाइप के इसी एज में पढ़ाना चाहते हैं, समझ रहे हो? हाँ, निश्चित रूप से। चलो हटाओ हटाओ, आते हैं। आप बात कर रहे थे किसका? बलथर मृदा का। लिखो, गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा,
गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा, गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा तथा तथा छोटानागपुर पठार के उत्तरी सीमा के मध्य, छोटानागपुर पठार के उत्तरी सीमा के मध्य, उत्तरी सीमा के मध्य बलथर मृदा का विकास हुआ है। बलथर मृदा का विकास हुआ है। एक बार और, गंगा के मैदान के दक्षिण में और छोटानागपुर के उत्तर में, एक ही शब्द में लिख देना है, दक्षिण में या उत्तर में, बीच में एक पट्टी है। कहां से कहां तक भाई? कैमूर से लेकर राजमहल तक, सीधे खींच दो। कहां से कहां तक सर? कैमूर से लेकर राजमहल तक। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? कैमूर से लेकर राजमहल तक है। कैमूर की पहाड़ियों से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक है। पूरा राजमहल हिल्स देख रहे हैं, झारखंड और बिहार में खींचल है राजमहल, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां। आगे लिखो, रंग कैसा होता है? पीला और लाल। यहाँ पीला और लाल होता है, रंग इसका पीला और लाल होता है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद देख रहा है जी, तुम लोग के जिला में ये मृदा मिलता है, ठीक है, आपके जिला में भी यही मृदा मिलता है। हाँ, पीला और लाल। उर्वरता कैसी होगी? हाँ, कम उर्वर होगा, उर्वरता निम्न होगी, निम्न उर्वरता, कम उर्वर होगा, निम्न उर्वरता होगी। आगे लिखो, इसमें खेती किसका होगा? ज्वार, बाजरा, आलू, अरहर, इसीलिए ना सब उधर के लोग को कहते हैं कि मोटा मोटा खाता है सब। चलो, हाँ, मोटा अनाज। नेक्स्ट लिख लेना है और अंतिम लिखना है ज्वार, बाजरा, अरहर, आलू। आलू सबसे ज्यादा उधरे उधरे उधर बोआता है, आलू सबसे ज्यादा उधर नहीं बोआता है। हाँ, तो वही वही पेटी है, पेटी वही है। हाँ, मक्का भी होगा, मक्का भी होगा। आगे नेक्स्ट और अंतिम, दक्षिण का पठार कैमूर से लेके कहां तक? बांका तक। दक्षिण का पठार नेक्स्ट और अंतिम, यहां इसी में कहा रे भाई? यहां देखो, यहां है दक्षिण का पठार, ये है दक्षिण का पठार या पठारी मृदा, दक्षिण का पठारी मृदा, साउदर्न प्लेटू सॉइल, दक्षिण का पठारी मृदा, दक्षिण का पठारी मृदा। यह दो प्रकार का होता है। कौन वाला? कैमूर से लेके आप बांका तक, बांका देख रहे हो ना? हाँ, कैमूर से लेकर के बांका तक इसका विस्तार है। कैमूर से लेकर के अब बांका तक फैला हुआ है। ये भी पतली पतली संकरी पट्टी है। कैमूर से लेकर के बांका तक फैला हुआ है, कैमूर से बांका तक। हाँ, आगे लिखो, पहला है लाल बलुई मृदा। हाँ, इसी के विस्तार में नंबर 1 लिखना है, लाल बलुई मृदा, लाल बलुई मृदा। नंबर 1 है लाल बलुई मृदा। नंबर 1 कौन सा है? लाल बलुई मृदा, लाल बलुई मृदा, लाल बलुई मृदा, लाल बलुई मृदा, लाल बलुई मृदा। देखो, लाल बलुई मृदा सामान्यतः ये रोहतास और कैमूर में पाया जाता है। लाल बलुई मृदा कहाँ? रोहतास और पठारी मृदा कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक लाल बलुई और दूसरा लाल पीला। लाल बलुई और लाल पीला। तो लाल बलुई कहाँ? यह रोहतास और कैमूर में। लिखते जाना है कि यह रोहतास और कैमूर में, रोहतास और कैमूर में। यहाँ इसका निर्माण लाल बलुई पत्थर, इसका निर्माण
लाल बलुई पत्थर, इसका निर्माण लाल बलुई पत्थर, कोमा चट्टान, कोमा चट्टान, कोमा चूना पत्थर के, चूना पत्थर के, चूना पत्थर के अपघटन, अपघटन और विघटन से हुआ है, अपघटन और विघटन से हुआ है, अपघटन और विघटन से हुआ है। हाँ, टूटने से, देखो ये जिन क्षेत्रों में रोहतास कैमूर है वहां विंध्याचल पर्वत का विस्तार है, तो उसी विंध्याचल पर्वत के फॉर्मेशन से, टूटने से, अवसादीकरण होने से इस लाल बलुई पत्थर का निर्माण हुआ है। अब विंध्याचल पर्वत में मिलता क्या है, तो सबको पता है, जन जन को पता है कि वहां चूना पत्थर मिलता है। तो इस मृदा में किसकी प्रधानता होगी, चूना पत्थर की। उसमें क्या मिलता है, तो बलुई पत्थर मिलता है, लाल बलुई पत्थर। सिरसा के मकबरा में वही से उखाड़ के लगा दिया। हाँ पता है ना, सिरसा, सासाराम, रोहतक, सासाराम, गुंबदनुमा संरचना, झील में बना हुआ, झील में बना हुआ, हाँ, अष्टकोणीय संरचना है, अष्टकोणीय संरचना है जो झील में बना हुआ है, और लाल बलुई पत्थर का बनाया गया है। उसे किसे बनाया गया है, लाल बलुई पत्थर का बनाया है। दुर्भाग्य है सासाराम वासियों का और वहां के नगर निगम का कि वो हालात बना के रखा है उतना सुंदर संरचना को। अद्भुत है कि उससे शायद अब विकास हुआ हो कि नहीं, लेकिन मैं जब गया था तो वहां जलकुंभी फैले थे। हाँ, हमने कहा अफसोस है, दुर्भाग्य है मेरे भाई, अरे ये बिहार का ताजमहल हो जाता। पता है ना आपको, शेरशाह अपनी जिंदगी में उसको बनवाया था। कभी भी, अब मैं इतिहास में नहीं बोलना चाहता हूं, कभी भी अपने जीवन में ये सब काम नहीं करना चाहिए। जिसने भी अपने जीवन में अपना मकाबरा बनवाया, 1 साल के अंदर में घुस गया। एक वही नहीं, इल्तुतमिश भी बनवैले था, वो भी अपना जीवने में बनाया और साल भी पूरा नहीं किया, उसको उस मकाबरा में घुसना पड़ा। जो है इसके बाद ये शेरशाह बनवैले था, साल भी नहीं लगा, उसको भी घुसना पड़ा। जीवन में कभी भी कुछ लोग को देखते हैं कि जिंदा रहते हुए काम करा लेता है, श्राद्ध कार्य करा लेते हैं, हम कहा 1 साल में मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अंतिम संस्कार है ना। अब उसका आत्मा कहां बस गई, सिंपल चीज समझिए कि अगर शेरशाह ने बनवा दिया मकाबरा तो उसकी आत्मा कहां बस गई, मकाबरे में बस गई ना जाके। वो सोचता होगा ना कि कितना अद्भुत बनाए, कितना सुकून मिलेगा इसमें। अरे जो सोचोगे खुदा अल्लाह तल्ला उसको पूरा कर देंगे, है कि नहीं है। इंसान के सोच में ही तो खुदा का वास होता है। तो जैसे जैसे सोचता गया उसमें घुस गया, इसलिए इसे निकलो। चलिए हटाइए, आगे लिख लेना है 1 लाइन। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसके बावजूद भी ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसके बावजूद भी इसकी उर्वरता कम होती है, इसके बावजूद भी इसकी उर्वरता कम होती है। ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसके बावजूद भी इसकी उर्वरता कम होती है। कम होने का कारण क्या है सर? और चीजें, नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, और उसके बाद जो है मृदा मोटा मोटा है, मिट्टी का वहां पर वाटर को लेकर के ज्यादा उसमें जल धारण क्षमता नहीं है, इसलिए कम होता है। ह्यूमस क्यों ज्यादा है वहां? को कहोगे कि सर कैमूर और रोहतास वो जंगली लोग है, ये है नहीं है क्या? हाँ, जंगल जंगल भरा हुआ है, जाके देखो ना, वहां 10 गांव है, 10 घर है, और 10 घर के चारों ओर से पता चला जंगल उंगल घेरले है। ये आज भी अपने कैमूर में है। सबसे लो डेंसिटी कैमूर का, सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ का है? कैमूर का है। तो हाँ, टोला टोला मिलता है जहां तहां। हाँ देखिए कितना अच्छा भोजपुरी शब्द ढूंढ रहे हैं कि जहां तहां है सर। चलिए आगे बढ़िए, गुस्साना मत कैमूर वाला सब। हाँ, कोशिश करो कि उन्हें घर बनाओ। आगे लिखे, लाल और पीली मृदा। जी हाँ, वहां जमीन सस्ता है, लेकिन
इन्वेस्ट करने वालों के लिए अच्छा है। आए चलिए देखिए लाल और पीली मृदा आ रहे हैं, आज मंदिर वंदिर सब पर बात करेंगे ना, टूरिस्ट सब पढ़ाएंगे इस बार। लाल और पीली मृदा फटाफट लिखो। बिहार के दक्षिण पूरब में, बिहार के दक्षिण पूरब में, बिहार के दक्षिण पूरब में इसका विकास हुआ है। जिसका निर्माण, जिसका निर्माण नीस्टिस्ट, नीस्टिस्ट, जिसका निर्माण नीस्टिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों के विघटन से हुआ है। नीस्टिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों के विघटन से हुआ है। नीस्टिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों के विघटन से हुआ है, टूटने से हुआ है। नीस्टिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों के विघटन से हुआ है। रंग लाल काहे होता है भाई? तो यहां भी लौह तत्व की अधिकता है। बिहार के इन भाग में भी लौह, सॉरी यहाँ ना, इस क्षेत्रों में भी देखोगे ना तो लौह तत्व की अधिकता है। लिखो आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, लौह तत्व की अधिकता है। ह्यूमस नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी, ह्यूमस नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी, इसलिए अनउपजाऊ मिट्टी, अनउपजाऊ मिट्टी, ह्यूमस नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी इसलिए अनउपजाऊ मिट्टी हो जाता है। मोटे अनाज और दलहन की खेती होती है। किसकी खेती करते हैं हम लोग? मोटा अनाज और दलहन की खेती होती है। जी हाँ, मोटा अनाज और दलहन की खेती होती है। मोटे अनाज और दलहन की खेती होती है। अब बताओ बिहार में कितने प्रतिशत मृदा पर कृषि की जाती है? कुछ एग्जाम में पूछे गए प्रश्न जो डाटा आपसे खंगाल लें। बिहार के कितने प्रतिशत मृदा पर खेती होती है? 37, 74% बिहार में। इसलिए तो कहा जाता है कि बिहार कृषि प्रधान प्रांत है। बिहार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है सर? कि हम लोग कृषि प्रधान प्रांत है। हमारे यहाँ मुख्य आधार क्या है जीविकोपार्जन का? खेती है। सबसे ज्यादा 88% लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कृषि पर निर्भर है। 88%, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा हो जाता है कि 88% लोगों का व्यवसाय कृषिगत रहा है, कि वो कृषि पर ही डिपेंड रहे हैं। लिखे बिहार के लगभग 74% भूमि पर कृषि की जाती है। बिहार के लगभग 74% भूमि पर कृषि की जाती है, जिस पर 34 महत्वपूर्ण फसल उगाए जाते हैं। अब बिहार में भी मिट्टी के साथ समस्या है कि नहीं? आज जीवन में समस्या सबके है, वो कोई हो, जीव हो, प्रजाति हो, इंसान हो, नर हो, नारायण हो, समस्याएं सब में है। कोई समस्या मुक्त है? नहीं है। अगर दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति दुख से मुक्त होता तो बुद्ध भगवान नहीं बनते। बनते? ये सबसे बड़ा तो बुद्ध के करियर का बात है। ये दुख है पूरी दुनिया को है, किसको नहीं है? हमारे मोदी सर को भी है, मंचे पर रोने लगते हैं। देखा है? आई कह रहे हैं कि सर उनको नहीं है, उनको भी बहुत दुख है। आ? उनको क्या दुख है? डर है कि पता ना इस बार आएंगे कि नहीं, वो दुख नहीं है क्या? आ, 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 छोड़ो राजनीति पर, अभी हमने कहा है कि नहीं बोलेंगे 4 जून तक। हाँ, इलेक्शन के बाद तो एक दिन धुआंधार बोलेंगे। एक दिन यूट्यूब पर सेशन लगा देंगे इलेक्शन विश्लेषण पर। इस
कि सच में यही हकीकत था। ठीक है, हाँ सब ढंग मनाते हैं ना। हाँ चलो हटाओ मेरे भाई, नहीं बोलो आप, लेकिन हकीकत है। चेको अपने वोट का प्रयोग जरूर करो। कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? सब लोग जाकर के अपना वोट दो। जिस दिन वोट हो पढ़ करके अपने गांव चले जाओ और अपना वोट दे करके आओ। आपका एक वोट निश्चित रूप से जिस दिन जाओगे उस दिन का एक्सेस दिलवाने का जिम्मेवारी मेरा हुआ। वोट के नाम पर जाओगे तब। हाँ छोड़िए। अरे बिहार के मिट्टी में समस्या क्या है मेरे भाई? बिहार के मिट्टी में समस्या क्या है? चैलेंज क्या है? बिहार के मिट्टी में चैलेंज क्या है? बिहार के मिट्टी में चैलेंजेज सर, हमारे यहाँ की 30% सॉइल समस्याग्रस्त है। लगभग 30% मृदा समस्याग्रस्त है। 30% मृदा समस्याग्रस्त है। 30% मिट्टी समस्याग्रस्त है पूरे बिहार की मृदा में। ये सब डाटा है, परीक्षा के लिए संभाल के रखिए इसको। नीचे लिख लेना, मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है। मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है। मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है। मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है। नंबर 1, पहाड़ी भागों में अपर्दन की समस्या। पहाड़ी भागों में अपर्दन की, इरोजन की समस्या है। पहाड़ी भागों में सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे यहाँ? इरोजन, अपर्दन की समस्या है। अपर्दन समझ रहे हो ना? मृदा को टूट टूट के गिर जाना। पहाड़ी भागों में सबसे बड़ी समस्या अपर्दन की समस्या है। दूसरा समस्या हमारे यहाँ क्या है? वन उन्मूलन, वनों की कटाई, वनोन्मूलन। जी हाँ, वन उन्मूलन, डिफॉरेस्टाइजेशन। ठीक है, या डिफॉरेस्टाइज, वनोन्मूलन हमारे यहाँ की मेन समस्या है। और समस्या क्या है? तो कुछ क्षेत्रों में अति सिंचाई चल रहा है। जब से जो है खास करके सिंचाई पर ये लाइन वाली व्यवस्था हो गई है। हाँ, अति सिंचाई चल रहा है, बिजली से अति सिंचाई कर देते हैं। हाँ, नहर से भी करते हैं, निश्चित रूप से अति सिंचाई करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे यहाँ? अच्छा, ये करिए कि अति सिंचाई समस्या कैसे होता है? बहुत बड़ा समस्या होता है मेरे भाई। जब ज्यादा सिंचाई करेंगे ना तो जो सुनो, जैसे आप ज्यादा सिंचाई करोगे तो जमीन के अंदर के लेयर्स के जो नमक हैं, सॉल्ट है, वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है और यहां आकर के मृदा को लवणीय बना देता है। आप देखोगे सिंचाई के बाद में जहां ज्यादा सिंचाई कर देते हैं ना, वहां पपड़ी टाइप का बन जाता है। खेत में तो कभी आप लोग गए नहीं है? गए हैं? तो जहां पानी लग जाता है ना, वहां पपड़ी बन जाता है। वो पपड़िया क्या है? वो नमक है। और जहां ज्यादा सिंचाई होगा वहां का देखना फसल बाद में पीला हो जाता है, मुरझा जाता है। मुरझाता है कि नहीं? तो लोग कहते हैं क्या हो गया इसको रे? इसमें सॉल्ट बढ़ गया, और सॉल्ट बढ़ेगा तो वो मुरझाएगा। इसलिए सिंचाई कम करते हैं, सिंचाई कम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखना। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। ज्यादा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने से क्या समस्या होती है? सुनो, मिट्टी में कठोर हो जाएगा, सॉइल हार्ड हो जाता है। ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग करने से हार्ड सॉइल बनता है। हाँ, सॉइल हार्ड हो जाता है। चलिए फटाफट, बहुत टॉपिक्स है, तेज लिखेंगे आगे। थोड़ा वाटरफॉल दो चार को इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ा दे क्या? जलप्रपात, कुछ झील, आज दोनों चीज कर लेते हैं। जलप्रपात, वाटरफॉल, वाटरफॉल, जलप्रपात। जलप्रपात है क्या? ये जलप्रपात कहते किसको है?
क्या और कौन है? दो बातें सीखनी है। जलप्रपात कहते हैं किसको है? जलप्रपात है क्या? हम्म, अरे जलप्रपात किसको कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों से तीव्र तीव्र गति से जो जल नीचे की ओर गिरता है, वही तो है जलप्रपात नेचुरली। बिहार में कौन कौन फेमस है? काकोलत जलप्रपात है, सुखलदरी जलप्रपात है, काकोलत, सुखलदरी, धुआं कुंड है, करकट है। ये 4-5 जलप्रपात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा तो इसी से घुमा फिरा के पूछ लेता है। यहां नदी पूछ ले, अब देखो जहां जलप्रपात बनेगा वहां नदी होगी कि नहीं होगी? बिना नदी के जलप्रपात कैसे बनेगा सर? तो सीधे एक बार नदी से पूछ लेता है कि कौन नदी पर बना है, और दूसरा अगर नदी नहीं पूछेगा तो इसका जिला पूछ लेता है कि कौन जिला में बना है। अब ये कभी नहीं पूछेगा कि पहाड़ी ढलानों से तीव्र तीव्र गति से गिरती हुई जल को क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऐसा एक्सपेक्ट करके मत जाइए, ठीक है? लिख लो, लेकिन एक लाइन लिखो। हाँ, 5 मिनट में खत्म करना है जलप्रपात को। पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्रों में, पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्रों में माउंटेन और प्लेटू रीजन्स तीव्र ढाल के सहारे, तीव्र ढाल के सहारे, तीव्र ढाल के सहारे नीचे गिरती हुई जल को, नीचे गिरती हुई जल को जलप्रपात कहते हैं। पठारी क्षेत्र में ही है, पहाड़ी क्षेत्र में ही बनता है। पहला लिखना काकोलत जलप्रपात, काकोलत जलप्रपात, काकोलत जलप्रपात कहां? हाँ लिखो, बिहार के नवादा जिले में, बिहार के नवादा जिले में काकोलत पहाड़ी पर निर्मित है। काकोलत पहाड़ी पर निर्मित है, बना हुआ है। दो चीजें मिला, एक जिला और दूसरा माउंटेन। एक पॉइंट और, कोडरमा से आने वाली, कोडरमा झारखंड में, देखिए कोडरमा से आने वाली, कोडरमा से आने वाली 7 धाराओं के, कोडरमा से आने वाली 7 धाराओं के 7 चैनल्स, इंग्लिश पूछे हैं, 7 धाराओं के संयुक्त रूप को कहा जाता है, संयुक्त रूप को कहा जाता है। सुखलदरी जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात, अंग्रेजी हिंदी दोनों वही, संयुक्त रूप से बनता है जी। करकोकल ककोला जलप्रपात, यहाँ कोडरमा, कोडरमा नीचे से, यहाँ से ये 7 धाराएं आती हैं, और यहाँ जैसे ही संयुक्त रूप से बनती है ना, और काकोलत पहाड़ियों से जब नीचे गिरेगी तो यहीं पर बनेगा क्या? वाटरफॉल, वाटरफॉल। चलिए आगे लिखो। इसके बाद नेक्स्ट बातें करेंगे किस पर? सुखलदरी जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात कहाँ है? कहाँ है? सुनो लिखो, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है सुखलदरी जलप्रपात। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। किस सीमा पर है? बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, जो कनहर नदी पर बना है। कौन सी नदी है? जहां कनहर नदी पर बना है, यहां कनहर नदी पर बना है, नदी है कनहर। धुआं कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात,
धू आए कौन वाला? सुखल दरी का, रोहतास के पास से है। आगे लिखो, धुआं कुंड जलप्रपात। धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास जिला में कांव नदी पर बना है। रोहतास जिला में कांव नदी पर ताराचंडी पहाड़ी में स्थित है। कांव नदी पर, कांव नदी एक नदी है, कौन सा? कांव 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 कौआ वाला, कांव नदी पर बना है। कांव नदी पर बना है। हाँ, कौन सी पहाड़ी है? ताराचंडी पहाड़ी। ताराचंडी पहाड़ी पर निर्मित है, या ताराचंडी पहाड़ी पर निर्मित है। वहीं पर एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है? ताराचंडी पहाड़ी है। ताराचंडी पहाड़ी पर निर्मित है। नौकरी लग जाए, सब घूमना। इसका नाम धुआंधार क्यों पड़ा है? सीधी बात है सर, कह देना कि जहां जल गिरता है, लगभग ये 37 मीटर ऊपर से जल गिरता है, और जल गिरने के कारण इससे धुआं जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए इसका नाम हमने इसका नाम रखा गया है क्या? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात इसका नाम रखा गया है। आगे लिखना, दुर्गावती जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात, ध्यान, रोहतास नहीं, कैमूर में। दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात, जी हाँ, यह कैमूर जिला के दुर्गावती नदी पर है। कैमूर जिला में कौन सी नदी है? दुर्गावती। कैमूर जिला में दुर्गावती नदी पर है। कैमूर जिला दुर्गावती नदी पर है। सब लोग ठीक हो? कैमूर जिला के दुर्गावती नदी पर है। हर जिला में बा। आगे एक लिख लेना, और जियार कुंड जलप्रपात। जियार कुंड, बोर्ड पर लिखे, जियार कुंड। जियार कुंड, जियार कुंड जलप्रपात। जियारकुंड जलप्रपात, जियारकुंड जलप्रपात है कहां भाई? ये भोजपुर में फुलवरिया नदी पर है। भोजपुर में फुलवरिया नदी पर, लिख लो, यह भोजपुर में फुलवरिया नदी पर है। जियारकुंड जलप्रपात भोजपुर में फुलवरिया नदी पर है। भोजपुर में फुलवरिया नदी पर है। भोजपुर फुलवरिया नदी पर है। भोजपुर में फुलवरिया नदी पर है। आप देखोगे प्लेटू क्षेत्रों में, जो पठारी क्षेत्र है, वहां पर गर्म कुंड, हॉट स्प्रिंग बने हुए हैं। क्वेश्चन पूछा है कि सर गर्म कुंड बनने के कारण क्या है? गंगा। आप राजगीर गए हो कभी? गर्म कुंड में नहाए हो? वाह, कितनी अच्छी बात है, सब लोग नहा लिया है कि नहीं है? हाँ, और सबसे गर्म है वहां पर ब्रह्मकुंड। हाँ, ब्रह्मकुंड, ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। ब्रह्मकुंड सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है? ब्रह्मकुंड। चलो। हाँ, किसी ने हमको कुछ दिन पहले ही बुलाया। हाँ, राजगीर की एक लड़की थी, वो बोली कि सर जब भी आना राजगीर आप आइएगा तो पक्का, हाँ, पहुंचिएगा वहीं पर। ठीक है, हम भी चलेंगे सर। तुम क्या करने चलेगा? झुंझुना बजाएगा? अल्लो अल्लू कहीं का, नौकरी लो, है कि नहीं है? हाँ, लल्लू है। राजगीर जाइए, वहां आनंद लीजिए। बिहार का कश्मीर बना दिया है नीतीश कुमार ने राजगीर को। बिहार का सरताज बना दिया है राजगीर को। और राजगीर का सबसे डेवलप है अभी। कोई है कि नहीं राजगीर का? कोई नहीं है? आप हैं? सुनो, वहां जबरदस्त चीजें हैं आज पर्यटन के लिए। जाओगे तो वहां पर्वत मिलेगा। कौन सा पर्वत है घूमने के लिए? राजगीर में 7 पर्वत है, जिनमें एक वीर, जहां पर बुद्ध ने पहली बौद्ध संगति हुई थी,
विरूप कौन सा पर्वत है? ना ना, वहां पर्वत है, ग्लास ब्रिज है, जू सफारी है, जू सफारी उन्होंने बनाया है। हाँ चिड़ियाखाना भाई, जराखंड की अखाड़ा, ये सब चीजें जबरदस्त है। छोड़िए हारिए, मन चल गया कहाँ मेरा। लिखो एक लाइन लिखो, पृथ्वी में जो रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व की प्रधानता के कारण ही वहां जल गर्म मिलते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि मृत ज्वालामुखी के कुछ अवशेष पाए जाते हैं इन राजगीर क्षेत्रों में, उसके प्रमाण मिलते हैं। ज्योग्राफी में जब अंदर घुस करके पढ़ोगे ना इसकी, तो एक बातें निकल के आती है कि सर जब भारत का प्रायद्वीपीय प्लेट रीयूनियन ज्वालामुखी पर स्टेबल हुआ था आकर के, तो दरारी ज्वालामुखी बनी थी। कैसा ज्वालामुखी बना था? दरारी ज्वालामुखी थी, और उसमें से एक दरार यहाँ बिहार क्षेत्रों में, छोटा नागपुर क्षेत्रों में भी था, और उन्हीं दरारों का प्रमाण आज यहाँ मिलता है। तो बहुत अंदर की बातें हो गई, उतना अंदर नहीं घुसना है, एक लाइन लिखना है, इसको लिखो। यहां भूगर्भ में स्थित, यहां भूगर्भ में स्थित गर्म जल कुंड में, यहां भूगर्भ में स्थित गर्म जल कुंड, मेजर हेडिंग हमने पढ़ाया है गर्म जल कुंड। जियारी तो पढ़ा दिए ना मेरे भाई। ये हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग का कारण क्या है आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि हॉट स्प्रिंग बनने का कारण क्या है। क्या कारण बताओगे? भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से होता है। भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से होता है, रेडियो एक्टिव मिनरल्स का परिणाम है। भूगर्भ में स्थित रेडियो एक्टिव मिनरल्स से होता है। भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से होता है। ठीक है, ठीक है। राय के सर मिनरल हटा दे, ठीक है, पढ़ाई तो नहीं के आगे बढ़िए। सबसे ज्यादा कहाँ है? राजगीर में। बस नाम लिख करके आगे बढ़ते जाना। राजगीर में कौन कौन से है? तो नंबर 1 है ब्रह्मकुंड, नंबर पहला से ब्रह्मकुंड, नंबर 1 है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड की सबसे बड़ी विशेषता क्या है मेरे भाई? हाँ लिखो, बिहार का सबसे गर्म कुंड है, बिहार का सबसे गर्म कुंड है। जी हाँ, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। दूसरा सप्तधारा सूर्यकुंड, जी हाँ, सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड। नानक और गोमुख मुंगेर में कौन कौन से हैं? हाँ एक लाइन में लिखो मुंगेर में। जी हाँ, ये सब राजगीर में है। सबका नाम दिमाग में रखिएगा भर के, नहीं तो पूछेगा कि निम्न में से कौन सा गर्म कुंड राजगीर में नहीं है, और नहीं रहेगा तो खत्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ तो सीधे राम लक्ष्मण और सीता से याद करके रखना। ऋषि जन्म भीम, ठीक है, एक भीम रख लेना है, जन्म रख लेना है, राम लक्ष्मण सीता ऋषि, बस हो गया। लिखे मुंगेर में। दिमाग को जितना इजी बना के इसमें डालोगे ना, उतना ही इजी तरीका से शिफ्ट भी होता है। लिखे एक लाइन में, लक्ष्मण सीता कोमा रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण सीता कोमा रामेश्वर, हाँ वही रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम कुंड। जी हाँ,
जन्म कुंड और भीम कुंड। जन्म कुंड, सीता कुंड तो बोले ही है, जन्म कुंड और भीम कुंड। जन्म, जन्म, हाँ एक वो है गया में अग्नि कुंड। गया में कौन सा है? भीम, भीम कुंड भी बोले हैं। अब तो तेज लिखती है, काहे धीरे धीरे लिख रही है? भीम कुंड, ठीक है। चलो, गया में कौन सा है? अग्नि, अग्नि कुंड एकमात्र है, अग्नि कुंड एकमात्र है, अग्नि कुंड। झीलों को देख लेना, थोड़ा सा बात करेंगे आप पर, आपसे झील पर। किस पर बात करेंगे? झील पर, जी हाँ लेक पर। थोड़ी सी बातें आपसे होगी झील पर, लेक पर बातें करेंगे आपसे, झील पर। झीलों का निर्माण कैसे हुआ है? झीलों का निर्माण कैसे हो रहा है? कहिएगा कि सर नदियों के विसर्पण से, नदियों के विसर्पण से, नदियों के विसर्पण से, रिवर क्या बोलते हैं उसको, मिंडर्स, विसर्पण को रिवर मिंडर्स, झीलों के विसर्पण से, झीलों के विसर्पण। विसर्पण समझ रहे हो ना? ये विसर्पण, यहाँ देखो, यहाँ से कोई नदी प्रवाहित हो रही है, ऐसे नदी बह रही है। अब यहाँ नदी बहते हुए आई और इसने धीरे धीरे इस पर अटैक करना शुरू किया, इस पर अटैक करना शुरू किया। एक समय ऐसा आएगा कि यहीं से ये टूट करके और यहाँ अपना रास्ता बना लेगी, यहाँ अपना रास्ता बना लेगी, यहाँ अपना रास्ता बना लेगी। और ये जो क्षेत्र बचेगा, ये जो जल का क्षेत्र बचेगा, क्या कहलाएगा ये? हाँ, यही विसर्प झील कहलाएगा, यही विसर्प झील कहलाएगा, या इसी को गोखुर झील कहेंगे, इसी को गोखुर झील कहेंगे। एशिया का सबसे बड़ा विसर्प या गोखुर झील कौन सा है? हाँ, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है कांवर झील, निश्चित रूप से एशिया का सबसे बड़ा विसर्प झील है कांवर झील। तो आज कांवर झील को ही पढ़ेंगे। विसर्प तो समझ में आ गया सबको? किसी को समझा दोगे विसर्प? तो ऐसा आदमी जो नहीं समझा पाए, हाँ आज ही जाके समझा देना है। सबके पास समझने वाला आदमी है ये, तो समझाओ जा करके। हाँ, हाँ मेरी बातों को समझते हैं ना? हाँ समझिए, गंभीर होके समझिए। हाँ राजगीर जाएगा पंडित जी, आपका हालात ठीक नहीं है। हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, मुखिया अति खान जी उधर भोजपुरी क्षेत्र में, मुखिया बन के का करबा जब गांव के गांव भकोले बा। तो यहाँ कोनो काम है जी मुखिया का? हलो, आज इलेक्शन भी है ना? कौन कौन क्षेत्र में है? सीतामढ़ी है आज, सीतामढ़ी, शिवहर, हाजीपुर भी, शिवहर भी नहीं है, शिवहर 25 को है, आज हाजीपुर में है। हाँ कुछ लोग गया है हाजीपुर वोट देने। चलो, अब मेरे यहाँ भी कब है? शायद 25 को है, चंपारण 25 को है ना? एक्चुअली जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं बीत जाता हमको छुट्टी नहीं है। तबीयत खराब होने पर भी मैनेजमेंट का है कि दवा खिला के पढ़वाओ, लेकिन पढ़वाओ। किसी से दिलवा दिया जाएगा, बिहार है नहीं है, जुगाड़ चलता है। छोड़ो हटाओ भाई, आओ आओ बोर्ड पर हो। कांवर ताल झील, मेजर हेडिंग लगा लेना, कांवर ताल झील, कांवर ताल झील, कांवर ताल झील। जिला पूछेगा कौन सा जिला है? बेगूसराय। किस जिला में है? बेगूसराय पर। यहाँ 3 चीज बड़ी काम का है। एक तो बेगूसराय जिला आपसे पूछेगा, दूसरा ये रामसर साइट है, रामसर साइट है, रामसर साइट है। और रामसर साइट में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में एकमात्र है, बिहार में एकमात्र है, एकमात्र है। 2020 में इसे नॉमिनेट किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। रामसर साइट है क्या? तो सर ये आर्द्र भूमियों का संरक्षण करने के लिए, आर्द्र भूमि है तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास है, पूरा वैश्विक प्रयास है, विश्व स्तर पर प्रयास किया गया है। इसे शुरू कब किया गया था? तो 2 फरवरी
1971 को, 2 फरवरी 1971 को रामसर एक शहर है, रामसर एक शहर है, रामसर एक शहर है जो किस देश में है? हाँ जी हाँ, जो है रामसर ईरान में है। रामसर एक शहर है जो ईरान में है। रामसर एक शहर है, कहाँ है रामसर? ईरान में है। दिक्कत है किसी को? रामसर ईरान में है। दूसरी बात, एक बड़ी काम की बातें इस पर भी सुन लेते हैं। अभी कितने टोटल रामसर साइट है भारत में? 80। अभी वर्तमान समय में रामसर साइट भारत में कितने हैं? 80 रामसर साइट है, 80 रामसर साइट है, ठीक है। यहाँ कांवर सब तो समझा दिए। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, वेटलैंड के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमियां समझती हैं? दलदली भूमि, जहां पूरे साल जल मिलता रहे, वो दलदली भूमि। क्यों संरक्षण किया जा रहा है इसका? वहां जैव विविधताएं बहुत उच्च होती है, हाई बायोडाइवर्सिटी होता है, उच्च जैव विविधताएं हैं। उच्च जैव विविधता के कारण आगे बढ़ो। रामसर साइट जो बिहार में एकमात्र रामसर साइट है, बिहार में एकमात्र रामसर साइट है। 2-3 बातें और, ये प्रसिद्ध क्यों है? कांवरताल झील, हाँ कह देना कि सर यहाँ साइबेरियन पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। साइबेरिया से साइबेरियन पक्षी प्रवास पर आते हैं, प्रवास पर आते हैं। हर साल जाड़े के महीना में अक्टूबर नवंबर में पहुंच जाते हैं और मार्च से यहाँ से विदा हो जाते हैं, मार्च में यहाँ से विदा हो जाते हैं। यहीं पर एक बर्ड बैडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। बर्ड वेंडिंग स्टेशन की स्थापना किया गया है। बर्ड बेंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। बर्ड बेंडिंग स्टेशन की स्थापना किया गया है। बर्ड बेंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। बर्ड, हाँ बताओ बताओ भाई, हमसे पूछो। वैश्विक प्रयास है, मैंने पूरे विश्व स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी देश में वेटलैंड होगा उसका संरक्षण हम करेंगे। बर्ड बेंडिंग स्टेशन बिहार में कहा? कांवरताल झील को। किस लिए? तो शोध कार्य के लिए। इसे किस लिए किया गया है? शोध कार्य के लिए किया गया है, शोध कार्य के लिए किया गया है। एक लाइन और इसमें जोड़ना है, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील, सबसे बड़ा गोखुर झील है। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, इसमें एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। दिक्कत है? नहीं है। किसी को भी मेरे यशस्वी बहादुरों बताओ, किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादा कांवरताल झील से, इसलिए हमने इसको ज्यादा पढ़ा दिया। बाकी झीलों को, जैसे सिमरी बख्तियारपुर, नाम सुना है? कहाँ है भाई सिमरी बख्तियारपुर? सहरसा जिला में है, सहरसा जिला में है। उसकी आकृति कैसी है? वही घोड़े के नाल वाली आकृति है। सिमरी बख्तियारपुर देखे हो? हाँ, गए भी हैं? नहीं गए हैं। घोड़े के नाल की आकृति जैसी इसकी आकृति है, सहरसा में स्थित है। अनुपम झील, एक बार क्वेश्चन पूछा है, अनुपम झील किस राज्य में है? वो राज्य पूछ दिया था, बिहार में ही है। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाए तो जब रिस्क लेने की बारी हो तो आप जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हो उस स्टेट का जरूर रिस्क ले लीजिएगा। एक पूछा था एक बार, गुल्लक बैंक, गुल्लक बैंक किस राज्य में है? हाँ, गुल्लक बैंक किस राज्य में है? तो उस समय जब इसका एक क्वेश्चन है तो किसी किताब में गुल्लक बैंक की चर्चा नहीं थी, क्योंकि वो छोटा सा बैंक पटना में है, गुल्लक बैंक छोटा सा ब्रांच है, बहुत छोटी बैंक जो है, बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है। तो हाँ, लेकिन जब वैसी चीजों पर रिस्क लेने की बारी आती है तो होम स्टेट का रिस्क लिया जाता है। और मैं तो ये चीजें आपको बताता हूं कि जैसे आप बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो 2-3 चीज पढ़ के जाना होता है। एक तो आपको अपना सिलेबस पर पूरा काम करना ही होगा कि सिलेबस कौन सा है। दूसरा ये देख लेना कि कौन पार्टी के सरकार चल रहा है,
कौन पार्टी का सरकार चल रहा है। अगर ये आपके दिमाग में नहीं है तो कहानी खत्म। जौन पार्टी के सरकार होगा उसके विचारों के अनुकूल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कभी भी उसके विचारों के प्रतिकूल क्वेश्चन नहीं जा सकता है, नहीं तो क्वेश्चन देने वाले भी ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं कि अगले बार से तुमको नहीं लगाएंगे। उसको भी अपना करियर बचाना है ना। एक बार बीपीएससी सिविल में क्वेश्चन पूछ लिया कि राज्यपाल कठपुतली होता है, बिहार के संदर्भ में इसकी चर्चा करिए। राज्यपाल कठपुतली होता है, बिहार के संदर्भ में इसकी चर्चा करिए। क्वेश्चन देने वाला को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ये बात के बाद अब तुम क्वेश्चन नहीं पूछोगे। माना कठपुतली होता है, पूरी दुनिया जानती है कठपुतली होता है, लेकिन सम्मान होता है ना। अब राष्ट्रपति क्या है, रबर स्टाम्प होता है, गोल्डन बूट कहते हैं। तो तुमको जरूरी थोड़े है कि गोल्डन बूट पूछ करके क्वेश्चन पूछो। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि कौन पार्टी की सरकार चल रही है, दुरुस्त रहिए उस पार्टी के विचारधाराओं से। ठीक है, चलिए समय तो हो गया है। कल कौन कौन क्वेश्चन नहीं बताए थे, कल क्वेश्चन कौन कौन नहीं बताए थे, फटाफट बता दीजिए। एक आदमी को मिनिस्टर बना दे क्या, जो चिन्हित करेगा डेली डेली। हाँ, खड़ा होगा जरा, क्वेश्चन बताओ। कल बताए थे। हाँ, तब क्वेश्चन बताइए। हाँ बताइए। बिहार जो है, कितना प्रतिशत भूभाग के साथ बिहार का निर्माण किया गया था, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल के साथ बिहार बनाया गया था, क्यों नहीं पूछा जाए। खड़ा होइए आप भी, दोनों मिलके बताइए। अब आप नहीं बताइएगा तो ये दे देंगे एक थप्पड़ आपको, आई नहीं बताएंगे तो आप दे दीजिएगा। हाँ, तो वो काहे बोले हैं, उनका सजा होगा ना। आप बताइए, फटाफट बताइए। आप बताइए। क्वेश्चन बिहार से पूछे ना। हाँ, बहुत अच्छी बात, बिहार पढ़ा रहे हैं तो बिहार से ही पूछेंगे, बिहार से ही पूछेंगे। आप बताइए, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है। कोई बात नहीं, दोनों मिलके बताओ कि किशनगंज में कितना वर्षा होता है। जी हाँ, ये तो हमने कॉपी में लिखवाया है ना। मत बोलिए, आपकी बारी आने दीजिए तब आएंगे। आप मत बोलिए, नहीं तो पहुंच जाएंगे आप ही के पास अभी। आप बताइए, कितना सीएम आए। नहीं है। बिहार से सबसे बड़का जिला कौन है। नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है। राज्य की 8। अभी खड़ा होइए, तीनों आदमी अब हो जाइए। अब एक आदमी क्यों रहेगा, है कि नहीं है। ये भी बहुत बहुत परेशान है। हाँ, तो तीनों अब गंभीर बात होगा। हाँ। आप बताएं कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी 80 मीटर। 80 मीटर, फिर दुरुस्त कीजिए। कितना, गलत। हाँ, हमने जो आपको पढ़ाया था 874 पढ़ाया था, उस दिन भी आपने कहा था 880। हमने कहा कि देखो बहुत 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 फिट करने के बाद ये मिला है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बताइए, कोसी नदी का उद्गम कहाँ होता है। कोसी नदी का उद्गम कहाँ होता है, इधर से कोई बोलिए क्या। जो बोला है खड़ा हो जाओ, नेपाल के महाभारत से भी। कोसी नदी का उद्गम घाघरा नदी का उद्गम बूढ़ी गंडक कहाँ मिलती है। मुंगेर में। अच्छा, आप बताइए कि कितने जिले हैं जो गंगा से सट के हैं। 12। नाम रखते जाइए फटाफट। हम्म 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 छोड़ नहीं रहे हैं। हम्म हम्म हम्म
है? क्यूल कौन जिला है जी? क्यूल जिला नाम सुना है जी? दिखा रहे कि सर क्यूल जिला है, क्यूल जिला है, क्यूल जिला है कहीं? एकदम नहीं बख्शेंगे, एकदम नहीं बख्शेंगे, याद तो करवा ही देंगे। अभी खड़ा हो जाइए, बैठ जाइए आप लोग, तीनों आदमी बैठ जाइए। आप तीनों आदमी, चारों आदमी खड़ा हो जाइए के बाद में सामूहिक रूप से। अभी खड़ा हो जाइए, आप सीतामढ़ी से है ना, अभी खड़ा हो जाइए चारों आदमी, चारों आदमी एक बार, चारों आदमी मिलके बताएगा। एक आदमी बताता है गड़बड़ हो जाता है, ठीक। हाँ कोई बात नहीं, चार समूह में बताना है, चारों समूह में बताना है। बताइए, बिहार में सबसे कम कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर। सबसे कम जनसंख्या हाँ घनत्व तो सबसे कम कैमूर का है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बिहार का राज्य गीत क्या है? क्यों नहीं पूछा जाए? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। बिहार का राज्य प्रार्थना क्या है? बिहार का सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात कहाँ है? गोपालगंज। साक्षरता कितनी है बिहार की? साक्षरता 71। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। जिला में कौन, जिला में सबसे ज्यादा है? रोहतास में। सबसे कम कहाँ? पूर्णिया में। सबसे कम पूर्णिया में, ठीक है, बैठ जाइए।